वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है अनसर्टेनिटी, जो कि मार्केट जिस दौर से गुजर रहा है, नॉट इवन इंडियन मार्केट, बाकी भी जो यूरोप, यूएस, बाकी भी एशियन कंट्रीज जो है उनके जो स्टॉक मार्केट है वो एक अनसर्टेनिटी के दौर में है। कुछ काम इसमें ग्लोबल इश्यूज का है, लाइक टैरिफ का। कुछ चीजें जो थोड़ी बहुत इफेक्ट कर रही हैं वो एक इकोनॉमिक डेटा है जो लैगिंग तरीके से, जिसमें स्लो डाउन दिखा था Q2 में। और फिर ग्रोथ के जो गाइडेंस है उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया गया था, थोड़ा कम किया गया था। तो उस माहौल से जो स्टॉक मार्केट है उसने भी एक इफेक्ट दिया, और अपने ऊंचे स्तरों से करेक्ट होती हुई पिछले 7-8 महीने से नेगेटिव रिटर्न की तरफ है। तो इससे फिर क्या है कि जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल चल रहा है, जिसके चलते मार्केट में भी वही चीज दिख रही है। तो उसके बारे में हम थोड़ा इस पे विस्तृत जो चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं। इस एनालिसिस के दौरान किसी भी एसेट या किसी स्टॉक का नाम लिया जाएगा मेरी तरफ से या किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से, वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होगा, एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, ताकि सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ सके। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आज आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, उनकी सलाह लें, और अपनी तरफ से भी अपना ड्यू डिलीजेंस करें। तो पहले आता है रिसेंट माइक्रोस पे, जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था उसमें क्या बदलाव हुए हैं। तो आखिरी के जो नीचे के दो रो है वो है मार्च 125 लास्ट वीक और अभी करंट वीक। तो डेटा जो भी हमने पढ़े थे उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। और ना निफ्टी के लेवल्स में ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, ना उसके वैल्यूएशन। तो खैर अभी कोई नया सीजन अर्निंग का आया नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो, अगर लेवल्स नहीं गिरे हैं तो। बॉन्ड यील्ड जो है 4.29 पे क्लोज था, 4.14 का लो बना के वो भी वहीं पे स्टेबल है। जो नया डेटा रिपोर्ट हुए हैं वो है यूएस का इन्फ्लेशन और इंडिया इन्फ्लेशन। तो यूएस इन्फ्लेशन जो है, जो अभी के जो सिनेरियो चल रहे हैं, तो उसमें लग रहा है कि यूएस इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन फरवरी तक यूएस इन्फ्लेशन जो है, जो डेटा आया है वो 2.8 था, जो कि एक मतलब काफी इंकरेजिंग डाटा था यूएस के लिए भी। और ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लग रहा था कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ेगा या आगे भी बढ़ेगा, ऐसा भी अभी है, आउटलुक है। ठीक है, इंडिया इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल होता हुआ 3.6 पे रहा। ये बहुत इंकरेजिंग डाटा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। डॉलर इंडेक्स वही 103 और 104 के अंदर घूम रहा है। और क्रूड जो है वो भी 70 के नीचे, इस पूरे सप्ताह ट्रेड करने के बाद 70 के ऊपर क्लोज हुआ है। और क्रूड की जब सप्लाई और बढ़ेगी, कुछ गल्फ कंट्री वापस सप्लाई लेके आ रहे हैं, और रशिया यूक्रेन वार है तो वो भी जब ऐसे पॉज ले रहा है, तो एक सैंक्शंस जब हटेंगे रशिया के ऊपर से, तो उसकी सप्लाई भी जब मार्केट में ऐसे आएगी, सबके लिए अवेलेबल रहेगी, तो फिर क्रूड के जो प्राइजेस हैं यहाँ से और घटने के चांसेस हैं, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनके लिए अच्छी बात है। तो जो मैक्रो डेटा है उसमें सब सब कुछ सेम है, वैसे ही कोई कुछ बदलाव नहीं है। और जो चीजें अच्छी हुई हैं वो यूएस इन्फ्लेशन और इंडिया इन्फ्लेशन, ये और नीचे गिरा है, ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। तो मैक्रो जो है वो स्टेबल है। अब जब भी इसके बाद कोई भी आगे के सेशंस में रहेंगे तो ये हम हमेशा अपडेट करते रहेंगे। तो अब आते हैं कि फंड रेज का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी मार्केट में। तो अनसर्टेनिटी से क्या 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 प्रभाव पड़ा है, हम उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं आज। तो आप सामने देखिए यहाँ पे कि जो QIP जो से पैसे जो रेज हो रहे होते हैं हर साल दर साल, तो आपके पास सामने डेटा है FY 26 से लेके FY 25 तक। अभी तक FY 25 का जो अभी 11 मंथ हो चुके हैं, तो वहां तक का डेटा है। तो आपको सामने सामने क्या दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ, मतलब का नंबर ऑफ फंड रेजिंग है। तो अब चूंकि कंपनी जो है नए नए मार्केट में ऐड होती चलेंगी, तो नेचुरली जो है, अगर हम किसी 5 साल को कंपेयर करेंगे तो पिछले 5 साल से ज्यादा रहेंगे। बट फिर भी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इस साल जो है FY 25 में बहुत सारे IPO आए थे फर्स्ट हाफ, ठीक है। इवन थर्ड क्वार्टर तक जो है IPOs की भरमार थी। और उसके बाद जो है, जो कंपनी एग्जिस्टिंग है भी, ठीक है, वो भी काफी QIP के थ्रू पैसे रेज कर रही थी। तो ये मतलब बुल मार्केट का
एकदम टिपिकल साइन होता है। आप सेम डेटा आप देख सकते हैं FY 21 में, जब एक कोविड के बाद एक वन वे बुल मार्केट चल रही थी, बहुत सारे आईपीओज आने शुरू हुए थे। उसके बाद से मार्केट ने करेक्शन लिया, तो आप साफ साफ क्या देख रहे हैं, FY 22 एंड FY 23 में वो QIP फंड रेज एकदम मतलब खत्म ही होने टाइम आ गए थे। फिर वापस से FY 24 में वो बुल मार्केट स्टार्ट होता है, वापस से QIP के थ्रू फंड रेजिंग स्टार्ट हो जाती है। और FY 25 ने FY 24 को पीछे छोड़ा, और यहाँ से अब आप अगर मंथली ट्रेंड पे आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि नवंबर वाज द मंथ इन विच द हाईएस्ट फंड वाज रेज थ्रू QIP। उसके बाद से दिसंबर, देन जनवरी एंड फरवरी में लगभग लगभग आप क्या देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अब मतलब नंबर ऑफ इश्यूज क्या हो गए हैं, एक ही कंपनी ने फरवरी में फंड रेज किया है। और मार्च में भी सिमिलर ट्रेंड रहेगा। तो दैट मीन्स कि फंड रेजिंग जो है थ्रू QIP इज डिक्लाइनिंग स्टेज। नॉट नॉट इन स्टेज, मतलब डिक्लाइनिंग एक ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट में इजी पैसा अवेलेबल नहीं है किसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो इजी पैसा अवेलेबल नहीं है, और ये पैसा फंड रेज का कहाँ से आएगा? QIP में पैसा फंड रेज का आएगा, जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उनके पास आता है, उनके थ्रू फंड रेज होता है। तो इंस्टीट्यूशंस में क्या आते हैं, FIIs आएंगे और कुछ DIIs आएंगे। तो DII क्या होंगे हमारे, मोस्टली म्यूचुअल फंड्स होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास डेटा आगे है, वो डेटा ये है, इक्विटी इनफ्लो का डेटा है। तो इक्विटी इनफ्लो का डेटा में आप देखिए कि मंथली इक्विटी फंड इनफ्लो, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें जो पैसा आता है उसका डेटा है ये। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, ये डेटा जनवरी 25 एंड एक जो सबसे लास्ट है वो फरवरी 25 का है। तो आप देखिए यहाँ पे कि जनवरी 24 के बाद और उसके बाद जो इन्फ्लो का जो फिगर है वो अ, कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पूरा एकदम बुल मार्केट को डिनोट कर रहा है। और आप थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी 21 से स्टार्ट करेंगे तो आप वहाँ पे क्या देख रहे हैं, वो फंड इनफ्लो जो है वो नेगेटिव में भी वहाँ पे जनवरी 21 में पोस्ट हुआ है। मतलब उस समय बहुत ही माहौल ऐसा रहा होगा कि लोग म्यूचुअल फंड लोगों ने बंद कर दिए होंगे। तो इनफ्लो की जगह पे आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है, तो वो फिगर वो क्या निकलेगा, निगेटिव फिगर निकलेगा। हालांकि खैर अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है, वो कोविड वाली सिचुएशन थी। उसके बाद हम इवन जनवरी 22 से जनवरी 23 की तरफ जब मूव कर रहे हैं, तो यहाँ भी जब रशिया यूक्रेन वार का जब टाइम था, तो इस टाइम में भी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे इक्विटी इनफ्लो बहुत तेज था और यहाँ से गिरना शुरू हुआ। ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे, फंड इनफ्लो बहुत ही कम हो गया। तो अभी जो फरवरी का डेटा आया है, तो आप क्या इससे मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि मे बी मार्च का डेटा जो है इससे भी खराब है। ठीक है, इनफ्लो के जगह पे इनफ्लो पहले कम होता दिखे, उसके बाद से अगर इनफ्लो ये एक्सटेंड हो गया अगर मार्केट, तो इवन इनफ्लो के जगह आउटफ्लो भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी चीजें होती हैं। फिलहाल अभी क्या देख रहे हैं कि ये फरवरी का डेटा था जो कि नीचे की तरफ है। पिछले हम अगर 10 महीने की बात करें, ये काउंट कर ले, तो 8-9 महीने में सबसे कम इनफ्लो था। और मार्च का भी जो है मेरे ख्याल से इसी हिसाब से होना चाहिए। वो खैर डेटा के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, बट ये इनफ्लो रहता है। अब आते हैं मार्केट कैप वाइज इनफ्लो क्या रहा। तो हमारे पास फरवरी तक का डेटा है। ठीक है, तो कौन कौन से तरह के कैटेगरी म्यूचुअल फंड की है आप देखिए, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, फिर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, डिविडेंड यील्ड वाले फंड है, फिर वैल्यू फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, फोकस्ड फंड है, सेक्टोरल एंड थेमेटिक फंड्स है, ELSS एंड फ्लेक्सी कैप फंड। आप देखिए इसमें कि सबसे जो ये जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं, इसमें क्या होता है आप देखें कि किसी किसी टाइम पे कोई कोई सेक्टर जो है अच्छा करता हुआ दिखता है, तो सबसे ज्यादा फ्लो कब आता है? सबसे ज्यादा फ्लो आता है जब वो मतलब वो सेक्टर पीक कर जाता है, तब सबसे ज्यादा फ्लो आता है। जैसे मैं फंड हाउस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि अ, अगस्त सितंबर के महीने में एक बहुत ही रिनाउंड फंड हाउस ने डिफेंस फोकस फंड लेके आए थे वो। ठीक है, तो वही जो टाइम था वो डिफेंस फोकस फंड का टॉप था। वहां से फिर वहां पे जो सेक्टरल फंड्स होते हैं, वो क्या होता है कि किसी एक सेक्टर को टारगेट करके लगाए जाते हैं। और वो सेक्टर ही मान लीजिए अगर किसी ने किसी खास सेक्टर को फोकस करके केवल उसी में ही फंड बनाया हो म्यूचुअल फंड, और वो सेक्टर ही थोड़ा मतलब डिरेल हो जाए, तो फिर उस सेक्टर का हालत क्या होता है। तो सबसे रिस्की फंड सेक्टोरल फंड और थीमेटिक फंड्स होते हैं। देखिए किस तरह का इक्विटी इन्फ्लो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सीधा
9,000 से खत्म हो गए 5,000। ठीक है। और बाकी जो मार्केट कैप वाइज फंड है, ठीक है, ये डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं। मल्टी कैप फंड हो या मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मार्केट कैप भले ही छोटा होगा बट अलग अलग अक्रॉस द सेक्टर वो डाइवर्सिफाई होंगे। ठीक है, तो उनमें थोड़ा सा मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। फिर ये जो वैल्यू कॉन्ट्रा फंड होते हैं, कि मतलब जो एकदम बॉटम अप अप्रोच जो लगाते हैं, ठीक है, कि मतलब बहुत पिट चुका, अब सबसे खराब वैल्यूएशन पे है, इसके बाद तो सबसे बुरा हो चुका है, कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रा या वैल्यू फंड बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वैल्यू कॉन्ट्रा फंड में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लार्ज कैप फंड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लार्ज कैप फंड स्टिल स्टेबल है। इस हिसाब से आपने क्या देखा कि निफ्टी भी जो है वो बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुई है, लेस देन 15% के आज हिसाब से चल रही है। बाकी जो हाई बेटा फंड लाइक आप मल्टी कैप कह लें या मिड कैप कह लें, स्मॉल कैप कह लें, तो इसमें पिछले जो मंथ था उसके मतलब कंपैरिजन में इनफ्लो तो है, इनफ्लो अभी भी है। मतलब इनफ्लो की जगह अगर पैसा आना ही बंद हो जाए और पैसे लोग विड्रॉ करना शुरू कर देंगे तो वो आउटफ्लो कहा जाएगा। लाइक जैसे यहाँ पे आप माइनस माइनस देख रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि लार्ज कैप फंड में ये इनफ्लो छोड़ दीजिए, जब मार्केट ने वापस जब शुरू किया था वापस चलना, मार्च 23 के बाद से, वो रशिया यूक्रेन वाले टाइम से जब वापस रिज्यूम हुआ बुल मार्केट, तो पैसे लार्ज कैप से शिफ्ट होके, क्या दिख रहा है आपको ट्रेंड यहाँ पे, ये देखिए क्या दिख रहा है मिड कैप में, यहाँ देखिए स्मॉल कैप। ठीक है, स्मॉल कैप में अचानक से यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। 2,000 से 3,200, 5,400, 4,100, ये ऐसे फंड आने लगे। और पैसे कहाँ से निकालने लगे लोग, लार्ज कैप से पैसे निकाल के स्मॉल कैप में और मिड कैप में शिफ्ट करने लगे। ठीक है, तो ये तो खैर अपना पैसा का रोटेशन है, जिसको जहां वैल्यू दिख रहा है वहां पैसा रोटेट करता रहेगा। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है। तो कभी कभी पैसे का आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट, बियर मार्केट, और कभी कभी सेक्टर रोटेशन से भी पैसे स्टार्ट हो जाते हैं। बट मोटा मोटा जो है इक्विटी इनफ्लो एज अ टोटल, वो इनफ्लो रहना चाहिए। तो आप देखिए इनफ्लो कैसे बढ़ा है अप्रैल 23 से 6,000 के आसपास, और हम अभी 29,000, जो कि बीच में 40,000 का इनफ्लो आने लगा था, 41,000 का। ठीक है, तो अभी 29 है, तो उतनी बुरी हालत हमारी नहीं है, बट फिर भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और ये जो फंड्स हैं ये सारे हाइब्रिड फंड्स हैं, मतलब इक्विटी के साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें एसेट्स, जैसे मल्टी एसेट्स, इसमें कोई गोल्ड भी हो सकता है, कोई बॉन्ड भी हो सकता है, तो वैसे मल्टी एसेट्स फंड है ये। तो हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, होल्डिंग। तो ये डेटा वैसे अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, और ग्रुप मेंबर ने भी मुझे एक डेटा ये भेजा था। सो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसमें क्या देखेंगे कि जो कैश होल्डिंग पोजीशन है दिसंबर 24 में वो 4.4 थी म्यूचुअल फंड्स की। ठीक है, और जनवरी में वो 4.5 रही, और फरवरी में वो 4.9 हो गई। ठीक है, तो एक तो पहले इक्विटी इक्विटी फंड्स जो है इसमें इनफ्लो उनका कम हुआ है। ठीक है, इनफ्लो कम हुआ है। और उसके बाद ये जो अभी होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब ये लेस देन 5% की होल्डिंग इज, मतलब आप ऐसे इसको कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा कैश नहीं पड़ा हुआ। 5% की होल्डिंग इज जस्ट लाइक कि आप टोटल इन है। ठीक है, कुछ पैसे आपने ऐसे भी रख रखे हैं कि किसी ने अगर अ, पैसे मांग दिए, मतलब विड्रॉल डाल दिए, तो उसके पैसे भी आपने रखने हैं। ठीक है, हरदम आप बेच के नहीं देंगे। म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि एयूएम होगा, एयूएम में पैसा इन्वेस्ट होगा, पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा, और पैसे किसी ने विड्रॉ किए। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड देती है ना 3-4 दिनों में। तो अगर कैश ही पड़ा हुआ है तो कैश से ही दे देंगे फिलहाल अभी, क्योंकि बहुत पूरा का पूरा लोग म्यूचुअल फंड का मतलब एयूएम ही खाली नहीं कर देंगे। तो कम से कम म्यूचुअल फंड इतना कैश तो जरूर रखेगी, जो मंथली आउटफ्लो होते हैं उनके। ठीक है, अगर ज्यादा ही हो जाए तो इनफ्लो आउटफ्लो को बैलेंस करने के लिए भी कुछ पैसे रहने चाहिए, तो उतना वो रखती है। तो 5% का फंड अपने पास में रखना एट एन एवरेज इज, मतलब वो हमेशा इतना वो रखती हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं। आप इसमें क्या देखेंगे कि पराग पारिक फ्लैक्सी जो फंड है, पराग पारिक जो फंड हाउस है, उसने अभी, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 20%, ये 21% अभी उनकी कैश होल्डिंग है। और जो कि पिछले मंथ में थोड़ी, मतलब ये भी 20% के आसपास ही है। अभी भी इन्होंने पैसा जो है वापस पूरा का पूरा डिप्लॉय नहीं किया है। और इस फंड के
मतलब आई एम वेरी बायस्ड टुवर्ड्स दिस फंड। आई शुड नॉट रिकमेंड दिस, बट जो भी ये करते हैं, राजीव ठाकर हैं अभी शायद, वो इसको देख रहे हैं इस फंड को, जो भी ये करते हैं, मतलब लगेगा उस टाइम पे कि शायद कहीं पीछे ना छूट जाए, लेकिन वापस जब हम हाइंडसाइड में देखते हैं तो लगता है कि हाउ स्मार्टर दे आर। जिस टाइम पे कोविड के टाइम पे जब आईटीसी का मीम्स बनता था, उस टाइम पे इनकी आईटीसी की हाईएस्ट होल्डिंग थी। पूरा मार्केट करेक्ट हुआ 23 में, 22 वाले सीजन में, और आईटीसी वहां से डबल प्राइस पे गई। इनकी हाईएस्ट होल्डिंग आईटीसी की थी, उन्होंने आउट परफॉर्म किया। सेम वे जब इन्होंने कैश विड्रॉ करने शुरू किए थे, मतलब कैश लेवल ज्यादा रखने शुरू किए, पहले तो सबको यही लगा कि इतना कैश रखना पता नहीं क्या कैसे होगा। बट अब देखिए यहाँ पे कि मार्केट करेक्ट होकर कैसे इसने करेक्शन दिया, और अभी भी फरवरी मंथ में दे आर नॉट ऑल इन। अब मार्च के लगभग 10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, ये 20% का कैश लेवल पता नहीं कितना हुआ, वो 10 के आसपास पहुंचा, 15 भी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दैट ओनली द एम एफ आई डाटा हैज टू से इन नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ मे बी अप्रैल। बट कैश पोजीशन काफी ज्यादा है इनकी, तो आप अभी भी समझ सकते हैं कि वैसे ही दे विल बीट, मतलब बीट करे नहीं करे वो तो उनके कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है वहां वो डिसाइड होगा कि परफॉर्मेंस कैसे रहे। बट एटलीस्ट इस टाइम पे कैश कॉल ले रखा है इन्होंने, इतना कैश रखा हुआ है, तो अगर डिप्लॉय करते हैं कभी भी तो एक एज इनके पास रहेगा कि बाकी सभी फंड्स को ये आराम से बीट कर देंगे। दूसरा फंड आपको दिख रहा है, एक्सिस फंड ने 9% का अभी अपना कैश रखा हुआ है, जो कि पिछले मंथ में 7.7 था और 6.9 था। उसके बाद से आप देखें इसमें तो बाकी किसी में बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा। एक मोतीलाल ओसवाल में आएगा, जहाँ पे मेरे ख्याल से 14% का अभी कैश इनके पास फरवरी के लास्ट में था। मार्च का आधा टाइम बीत चुका है, अभी का नहीं हुआ, फरवरी के टाइम पे इन्होंने 14% का कैश रखा हुआ था। तो दीज फंड जिनके पास कैश बहुत था, ये तो ये हेलियोस का म्यूचुअल फंड, ये अलग अलग फंड्स हैं, तो इनके पास भी 20% का था। तो खैर ये तो मतलब मेरे ख्याल से मिस्टर समीर समीर अरोड़ा चलाते हैं इसको, ठीक है। एंड देन ये है आपका मेरे ख्याल से इस सैम को, तो ये 48 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सब नए नए फंड है, तो अभी हाल फिलहाल खुले होंगे, तो अभी बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है इनका, इसलिए आप एवीएम भी देख रहे हैं काफी छोटा है, ठीक है। तो जो रिनॉन्ड फंड हाउसेज हैं उसमें हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल, पराग पारिक और एक्सिस, ठीक है। इन्होंने, इनके पास फरवरी के लास्ट तक भी पैसा पड़ा हुआ था, तो दे हैव अ बेटर विजिबिलिटी टू आउट परफॉर्म एनी अदर फंड हाउसेस इफ यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया किसके पास कितना कैश है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एयूएम कितना है, यह है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा इनके पास मैनेज करने के लिए है। तो म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसा जितना दिसंबर 24 में था, वो था 38 करोड़, ठीक, 38 लाख करोड़, ठीक है। देन 36 एंड देन 34, मतलब पैसे घटते जा रहे हैं, ठीक है। ये पैसे इनके घटते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं एवीएम ड्रॉप। तो जब भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा तो एयूएम ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अब आते हैं कितना कितना एयूएम ड्रॉप कब कब देखने को मिला है, तो हम पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं। तो कोविड वाज द बिगेस्ट एयूएम ड्रॉप टाइम, तो उससे ही तुलना कर लेते हैं। कोविड के टाइम पे एयूएम ड्रॉप था 5 लाख करोड़ का, जो कि इस पूरे 2 डिकेड में लगभग लगभग हाईएस्ट एयूएम ड्रॉप है। 2008 का डेटा मेरे पास नहीं है, तो उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ। 2008 के बाद से सर्टेनली कम से कम पिछले 15-16 साल में बिगेस्ट ड्रॉप जो था एयूएम में म्यूचुअल फंड्स के, वो था मार्च 2020 में। और ये जो टाइम है जो फरवरी का, दिस इज द हाईएस्ट एयूएम ड्रॉप आफ्टर कोविड, 2.7। एंड दिसंबर में 1.1 लाख करोड़। तो मतलब दिसंबर 24, देन जनवरी में हल्का स्टेबल, ठीक है, एंड देन फिर फरवरी में 2.7 लाख करोड़। मार्च का क्या ड्रॉप है कि नहीं है, वो हम मार्च खत्म होगा तो हम एनालाइज करेंगे। तो आप ये देख लीजिए कि पिछले 5 साल में 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा एयूएम ड्रॉप जो है दो बार हुआ है, अभी इस पिछले महीने में और मार्च 2020 के महीने में। दैट मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन सब चीज के द्वारा कि इजी पैसा अवेलेबल नहीं है आज के दिन, ठीक है। और जो स्मार्टर फंड हाउसेस हैं उन्होंने कैश कॉल भी लिए हुए हैं इस टाइम, तो वो फ्रेश पैसा लगाने की बात तो दूर है, जो पैसा लगा हुआ है उसको भी वो
निकाल के उन्होंने अपने पास रखा हुआ है कि जैसे ही कुछ चीज उनको इंटरेस्टिंग दिखती है तो वहां अपने आप को प्लेस करेंगे। वो उस तरह से सोच रहे हैं, फरवरी के आखिरी तक तो यही सोच थी। ठीक है। तो ये था कि अभी मार्केट में लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, और जो कि हम हमेशा बात करते रहते हैं कि एफ आई, वीआईआई, या फिर रिटेल, या फिर कहीं का भी पैसा, ठीक है, मार्केट को चलाएगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर मार्केट में अवेलेबल है तो चाहे फंडामेंटल तौर पे कोई कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बट लिक्विडिटी अवेलेबल है तो इंडेक्सेस इंडाइसेस जो है वो ऊपर जाएंगे। अवेलेबल नहीं है तो इंस्पाइट ऑफ बहुत अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ के बावजूद भी आपको वो प्रीमियम या आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी या तो कम है या फिर कम होती हुई दिख रही है यहाँ से। ठीक है, रीजन हमने काफी इस बारे में चर्चा कर रखी है। अपना एक एक स्लो डाउन की हम बात करते हैं जो कि मे बी ट्रांजिएंट भी हो, वो एक जस्ट एक क्वार्टर का ब्लिप हो। जो आगे डेटा आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। और दूसरा जो है वो जो टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है, कि सभी वेट एंड वॉच और बिजनेसेस जो है अपने आप को एक बार होल्ड बैक करके रखा हुआ है कि ये हो जाने देते हैं, तो हम बात करते हैं। इवन अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स उसमें ये भी है कि कुछ कुछ जो जो एक्सपोर्ट वाले जो जहाज है, शिप्स है, वो जाते हैं तो जैसे ही मतलब टैरिफ लग गया इन पे, एल्युमिनियम पे और इस पे, तो कहीं कहीं डाइवर्जन की बात है, ये सब बातें भी मीडिया में काफी चीजें हैं, तो वो चल रही हैं। एक बात और थी कि ये सब टैरिफ लगने से पहली बार तो पहला रिएक्शन तो यही होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। किसका? जो अपने आप यहाँ टैरिफ लगा रहा है और खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, उसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है। टैरिफ लगाते हैं मतलब कंट्री, इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है कंट्री अपने यहाँ के प्रोडक्शन को सेव करने के लिए। ठीक है। तो जो अभी टैरिफ लग रहा है, वो टैरिफ अपने यहाँ प्रोडक्शन तो बढ़ाना चाहते हैं, बट कितने लोग एग्री होते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने में वहां पे, ये क्लैरिटी अभी नहीं है। ठीक है। तो एक ट्वीट है प्रोफेसर शमिका रवि का, ये काफी रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट है, मेरे ख्याल से पीएम के, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक एडवाइजर की टीम में भी है। पता नहीं अभी है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो इनका देखिए ट्वीट क्या है: वी विल रैक इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स थ्रू हाइयर टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर इकट्ठा कर लेंगे टैरिफ लगा लगा के। ठीक है। तो अब इनका सवाल ये है कि व्हाट आर दिस गुड्स विथ inelastic demands that Trump is betting on? What goods will American continue to consume despite higher prices? ठीक है। तो क्या कौन सा वो सामान है, ठीक है, कि उसकी इतनी ज्यादा डिमांड पे ट्रम्प बेट कर रहे हैं, और मतलब कौन से वो गुड्स हैं जिसपे अमेरिकन जो है वो हायर प्राइसेस के बाद भी कंज्यूम करना जारी रखेंगे। ठीक है। तो ये ही उनके सवाल थे, तो जो कि हमारे मन में भी रहता है कि कोई चीज अगर अफोर्डेबल है तो फिर उसको वो लोग आसानी से ले लेते हैं, लेकिन उस पर अब ऐसे टैरिफ लग जाए 25% टाइप, तो फिर सामान का दाम जो है अचानक से बहुत महंगा हो जाता है। तो अगर बहुत इसेंशियल चीज होगी तब तो वो खरीदना पड़ेगा, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर ऐसी चीज हो कि जिसके बिना रह भी सकते हैं, छोड़ भी दिया जाएगा, उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, जैसे टेस्ला की कारें हैं, तो उस पे मोर देन 100% का इम्पोर्ट ड्यूटी था। तो अब अगर इम्पोर्ट के साथ यहाँ पे लेके आते हैं तो जो अभी का बेसिक जो सबसे मॉडल का प्राइस है, वो इंडिया में पड़ेगा 45 से 50 लाख के आसपास। ठीक है। और महिंद्रा की और टाटा की जो कारें हैं ईवी वाली, तो वो 20-25 लाख की कारें आपको ईवी वाली मिल जाएंगी आज के डेट। तो अगर किसी को टेस्ला की कार चाहिए, तो अब ईवी वाली ऐसी चीज है कि एक बार इम्पोर्ट ड्यूटी लग गया, अब वो इतना इसेंशियल होता कि टेस्ला की कार से ही आदमी ट्रेवल कर पाएगा, तब तो लोग 45 लाख का भी खरीद लेते। लेकिन ऑप्शन लोगों के पास है लोअर रेंजेस में। ठीक है। 20-25-35 लाख में मिल रही है, तो बाकी भी कारें जो है ईवी वाली वो मिल रही हैं। अब चूंकि जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी रहेगा, आगे देखते हैं, तब रियल कंपटीशन यहाँ पे शुरू होगा। और फिर कितना इनोवेशन यहाँ पे हमने करा हुआ है कि हम उसको बीट करेंगे नहीं करेंगे, वो खैर आगे की बात है। तो बात आती है कि इसेंशियल चीजों पे दाम बढ़ जाएगा। जैसे इसे एक तो इसेंशियल चीज होती है, एक होती है सिन, लाइक सिगरेट, अल्कोहल।
ठीक है, सिगरेट पे चाहे जितनी भी ड्यूटी लग जाए, लेकिन कंजम्पशन जो है स्टार्ट में स्लो डाउन होगा, लेकिन फिर वापस वो पिकअप हो जाता है। सेम अल्कोहल में है, कितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटी हो, ऐसा है ही नहीं कि किसी किसी स्टेट में, इंडियन स्टेट में जहाँ पे ड्यूटी ज्यादा है अल्कोहल पे, तो वहाँ अल्कोहल नहीं बिकता, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल अल्कोहल बिकता है। ठीक, तो ये सब सेम बिजनेस है। तो एक तो इसेंशियल चीज है, एक सेम बिजनेस है। दवाएं हैं, कोई दवा है, क्रिटिकल दवा है, वो कितना महंगा हो, आपको लेना है तो आप अपने और किसी खर्चे में कटौती कर लेंगे, लेकिन वो खरीदेंगे। डर तो इतना है कि डॉक्टर ने दवा लिख दिया है तो उसके क्लिनिक से ही लेंगे, कहीं और से लेंगे तो आपको ये डर होगा कि पता नहीं, मतलब रिएक्शन कैसा होगा, जो भी है। तो ये दो चीजें काम आती हैं इन चीजों। तो इसेंशियल गुड्स पे टैरिफ लगेगा तो फिर तो पब्लिक खरीदेगी, इनिशियल एक हिकअप आएगा कि रुक जाओ, बट वापस अगर इसेंशियल है तो लेना पड़ेगा। बट अगर कंजम्पशन टाइप चीजें हैं जिसको हम नहीं भी ले तो काम चलेगा, और ऑलरेडी अगर पैसे हाथ में लोग कम रहेंगे, क्योंकि खर्चे केवल एक तरफ नहीं पड़ेंगे, बहुत चीजों पे भी डिपेंड होने लगते हैं। तो वही क्वेश्चन था इनका। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क।